हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो जापानीज अलायंस 1902 या ट्रीटी ऑफ ब्रिटेन एंड जापान 1902। 1902 में एक ट्रीटी होती है जापान और ब्रिटेन के दरमियान। हम ये डिस्कस करेंगे ये ट्रीटी क्या थी, क्यों हुई, इनके पीछे रीजंस क्या थे और इस ट्रीटी में, इस अलायंस में जो कि जापान और ब्रिटेन ने किया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या आर्टिकल थे, उसमें क्या बात हुई, उनकी कंडीशंस क्या थी, उस ट्रीटी की जो कंडीशंस थी वो क्या थी और किन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट किया और अपने आप को बाउंड किया। ठीक है, तो आइए इसमें को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस ट्रीटी की बात करें 1902 की, तो ये एक अलायंस बनता है, एंग्लो जापानीज अलायंस कहते हैं। एंग्लो मीन ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ये अलायंस होता है अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसमें जापान के इंटरेस्ट भी होते हैं और चाइना जो ब्रिटेन है उसके भी इंटरेस्ट होते हैं। अब ये इंटरेस्ट कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं और कौन सी बातों के थ्रू उन इंटरेस्ट को परस्यू किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, मीन्स किस तरह अपने इंटरेस्ट को और फायदे को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो इसमें ये है, दोस्तों देखेंगे जापान, तो जापान के इंटरेस्ट थे कोरिया के अंदर और चाइना के अंदर। कोरिया के अंदर पॉलिटिकली, कमर्शियली और इंडस्ट्रियली तो उनके काफ़ी इंटरेस्ट थे, क्योंकि आपको पता है कि 20th सेंचुरी में, जब ये 1900 की बात हो रही है, 1902 की बात कर रहे हैं, इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, तो ये बहुत सारी हमारे पास पावर्स नजर आती हैं, जिसमें ब्रिटेन आता है, जापान है, यूके है, यूएस है, जर्मनी है, रशिया है। तो ये सारी कॉलोनीज, ये सारी जो पावर्स होती हैं अपनी कॉलोनीज बनाती हैं और इनका जो मेन होता है वो ये होता है कि वो कंट्रीज को कॉलोनी बना के उनमें से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रेड के थ्रू। वो अपनी ट्रेड लेके आते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जो ब्रिटेन था उसके इंटरेस्ट थे चाइना के अंदर, और जो जापान था इसके इंटरेस्ट थे कोरिया के अंदर और चाइना के अंदर, दोनों के अंदर थे। इंटरेस्ट मीन्स ट्रेड के हवाले से, वहाँ से रिसोर्सेज को लेना, वहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको लेके एक्सट्रैक्ट करना और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना और अपने आप को मजीद सुपर पावर बनाना, उसके लिए ज़रूरत थी। सेम ब्रिटेन का भी था। तो इन्होंने कहा कि हम अपने इंटरेस्ट को जो है वो प्रिजर्व करते हैं और एक अलायंस बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन भी आइसोलेशन की पॉलिसी उसने ली हुई थी और वो अपनी आइसोलेशन की पॉलिसी से अब वो निकल चुका था। इस 1902 जब वो अलायंस करता है तो उसकी जो आइसोलेशन की पॉलिसी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई ना कोई अलायंस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी जो कॉलोनीज़ हैं उनको थ्रेट है। उसकी तो कॉलोनीज थी साउथ अफ्रीका में भी थी और आपको पता है कि इधर भी थी, साउथ एशिया के अंदर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, वो सारी थी। तो उसको रशिया का एक्सपेंशन जो हो रहा था उससे भी उसको थ्रेट था। तो उसको काफ़ी थ्रेट्स थे। इस तरह जो जापान था वो भी रशिया से डर रहा था, उसको भी इतना वो अपोज नहीं कर सकता था। तो मीन्स दोनों अकेले थे और दोनों को अपने इंटरेस्ट जो थे वो परस्यू करने थे, अपने आप को ग्रो करना था इंडस्ट्रियल तौर पे और अपनी एम्पायर कायम करनी थी, एम्पायर को इस्टेब्लिश करना था। तो इसके लिए ये ट्रीटी करते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि हमारे भी इंटरेस्ट हैं। इसमें पहला जो आर्टिकल होता है उसमें कहते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि आपके भी इंटरेस्ट हैं कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर, और ब्रिटेन कहता है हमारे भी इंटरेस्ट हैं चाइना के अंदर। तो हम एक कोई एग्रेशन नहीं करेंगे, हम कोई लड़ाई वगैरह जंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो करेंगे। तो पहले वो कहता है कि आपके भी इंटरेस्ट है, हमारे भी इंटरेस्ट है। वो कहता है हमें इंटरेस्ट को परस्यू करना है, इनको प्रिजर्व करना है कि कोई इनमें इंटरवेंशन ना करे, लाइक रशिया ना आ जाए या बाकी जो पावर्स हैं वो इनको इन्वेड ना करें, या इनके इंटरेस्ट को जो है वो जो कॉलोनीज़ हैं, मतलब वो सारी जो इनकी बनी हुई हैं उनको कोई डैमेज ना हो। तो इसके लिए वो ये इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए बात करते हैं। तो पहले पॉइंट में वो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वो बताते हैं कि हाँ आपके भी इंटरेस्ट हैं, आप भी ट्रेड करना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो दोनों का ये होता है। दूसरे आर्टिकल में जो बात होती है, जो मेन अभी हम पॉइंट बात करें, इस ट्रीटी की जो मेन बात होती है वो ये होती है कि अगर इन इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए, अगर एक अलाई, दो अलाई होते हैं ना, दोनों दोस्त होते हैं, अलाई मीन्स साथी, तो अगर एक सिग्नेटरी जिसमें उन्होंने साइन किया था जैसे वो ट्रीटी के ऊपर, तो अगर एक अलाई या एक जो साइड है, पार्टी है, एक कंट्री जो है जापान या ब्रिटेन, अगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है रशिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ, किसी और पावर के साथ, तो एक अलाई जो है वो अगर वॉर में इन्वॉल्व होता है तो जो दूसरा अलाई होगा उसका, दो ही थे ना, ब्रिटेन और जापान था, तो अगर जापान होता है इन्वॉल्व तो जो ब्रिटेन होगा वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें जो वॉर हो रही है, वॉर क्यों हो रही है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के उन्होंने डिफाइन की, ये हमारे इंटरेस्ट है। अगर इस लिहाज से कोई वॉर होती है तो फिर हम दूसरों की हेल्प करेंगे ना। तो वो उसमें बात ये होती है कि अगर उस इंटरेस्ट परस्यू हो रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपके उसके रिलेटेड कोई इशू होता है और आपकी वॉर चल जाती है एक कंट्री की, जापान या ब्रिटेन की, तो फिर दूसरे कंट्री क्या करेगा, ब्रिटेन जो होगा वो ये करेगा कि वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी।
मीन्स वो न्यूट्रल रहेगा और वो ये करेगा कि जो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, लाइक जापान है और वो दूसरी कंट्री के साथ, रशिया के साथ लड़ रहा है, वॉर में इन्वॉल्व है, तो जो ब्रिटेन होगा उसका ये काम होगा, एक तो वो खुद न्यूट्रल रहे, दूसरा ये है कि बाकियों को भी न्यूट्रल रहने दे, बाकियों को भी उसमें वॉर में इन्वॉल्व ना होने दे। लाइक जो रशिया का अलायंस था उसको, उसकी जो पार्टनर्स थे, फ्रेंड्स थे, उनको उसमें इन्वॉल्व ना होने दे। मीन वो प्रिवेंट करेगा कि वो जो वॉर हो रही है, वो जो हॉस्टिलिटी है, उसके दोस्त के अगेंस्ट कोई और कंट्री ना आ जाए। तो इसमें जो दूसरा आर्टिकल था उसमें ये बात हुई थी कि जो है ना, अगर वॉर होती है, जापान की वॉर होती है रशिया के साथ, तो जो ब्रिटेन होगा वो न्यूट्रल रहेगा और ब्रिटेन की कोशिश करेगा कि कोई और जो है पावर वो रशिया की हेल्प ना करने आ जाए, क्योंकि वो रशिया की हेल्प करेगा तो उसका जो दोस्त है जापान, वो तो अकेला पड़ जाएगा। तो पहली बात ये थी कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है और दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व वॉर में नहीं होने देना। जो इसका थर्ड आर्टिकल था वो ये था कि इन केस अगर पॉसिबिलिटी अगर ये होता है कि कोई और दूसरी जो होती है वो कंट्री आ जाती है आपके अलाय के अगेंस्ट, उसके जो दोनों पार्टनर थे ना, ब्रिटेन और जापान, अगर एक जो कंट्री है वो वार में है, तो वो एक पावर के साथ जंग लड़ रही है, लेकिन उसके साथ उस पावर का दूसरा जो उसका अगेंस्ट है वो उसका दोस्त आ जाता है, लाइक फ्रांस भी आ जाता है, तो फिर उसका जो अलायंस है, अलाय है जापान, वो तो अकेला पड़ जाएगा। तो इस तरफ ये होगा कि जो ब्रिटेन होगा उसको भी उस वॉर के अंदर आना पड़ेगा। वो जो वॉर होगी वो फिर ब्रिटेन की भी होगी और जापान की भी होगी, वो दोनों मिल के फिर वो वॉर लड़ेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंस को बेयर करेंगे। तो इस तरह ये था कि अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाती, कोई अनदर जो एक तीसरी पावर आ जाती है, तो फिर इस तरह ब्रिटेन भी जो है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो फोर्थ आर्टिकल था वो ये था कि जो ब्रिटेन है, जो जापान है, जो सिग्नेटरीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, जिन्होंने ये एग्रीमेंट बनाया, उनका ये था कि हम दोनों में से कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिससे हमारे जो इंटरेस्ट हैं, ये जो इकोनॉमिकली तौर पे और ट्रेड के हवाले से जो कर रहे हैं इंटरेस्ट, अगर इनको कोई डेंजर है, इनके अगेंस्ट, इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ जा रहा है, तो फिर हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किसी पावर के साथ नहीं करेंगे। तो फोर्थ आर्टिकल ये था कि किसी भी पार्टी ने, किसी भी सिग्नेटरी ने कोई ऐसा नया एग्रीमेंट नहीं बनाना जिसके वजह से ये जो पुराना एग्रीमेंट बना हुआ है इसको कोई फ़र्क पड़े, इसका कोई डैमेज हो, तो वो उसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए वो कोई नया एग्रीमेंट ऐसा नहीं बनाएगा कि जिससे ये पुराना एग्रीमेंट जो हुआ है इंटरेस्ट के लिए, वो उसका कोई मसला बने। तो फोर्थ आर्टिकल ये था। फिफ्थ आर्टिकल ये था इसमें कि दोनों जो अलाइज हैं, एक ब्रिटेन है, एक जापान है, तो उनके जो इंटरेस्ट में से कोई इशू हो रहा है, इंटरेस्ट को कोई डैमेज हो रहा है, लाइक कोई कंट्री आ गया, रशिया आ गया, या यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, तो यूके तो ब्रिटेन था ना, यूएस, फ्रांस, जर्मनी आते हैं, तो अगर इनके इंटरेस्ट को कोई इशू है तो क्या होगा, ये दोनों जो अलाय हैं, ये दोनों जो पावर्स हैं, जापान और ब्रिटेन, ये दोनों आपस में बैठेंगी, डिस्कस करेंगे, फ्रैंकली तौर पे कम्युनिकेट करेंगे और इसके ऊपर निगोशिएशन करेंगे कि हमने किस तरह अपने इंटरेस्ट को परसू करना है। तो अगर इंटरेस्ट जो उन्होंने जो पहले डिफाइन किए हुए हैं इकोनॉमिकली तौर पर, ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनी के हवाले से, चाइना के हवाले से, कोरिया के हवाले से, तो फिर क्या होगा कि वो इन इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो बैठेंगे साथ दोनों मिलकर और इंटरेस्ट के लिए कोई प्लान बनाएंगे। तो ये था इसका फिफ्थ आर्टिकल। जो लास्ट आर्टिकल था इस अलायंस का, इस ट्रीटी का, वो ये था कि जब ये ट्रीटी साइन होगी तो उस डेट से क्या होगा, उस दिन से वो ट्रीटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस ट्रीटी का जो टर्म था वो था 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक ये ट्रीटी रहनी थी। 1902 में हो रही है, तो 1907 में इसको ख़त्म वो हो सकती है, तो ये उसका टाइम ड्यूरेशन था। लेकिन ये ट्रीटी रिन्यू होती है, 1905 में भी होती है और 1911 में भी रिन्यू होती है दोबारा से। अब फ्रेंड्स, ये जो ट्रीटी था इसमें ये 5 साल का टर्म रखा हुआ था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ट्रीटी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लाइक अगर 1-2 साल हो गए, आप कहते हैं कि ट्रीटी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, तो आप उसको कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ट्रीटी खत्म हो जाए, तो आपको नोटिफिकेशन करना होगा, नोटिफाई करना होगा। जब आप नोटिफाई करेंगे जिस डेट को, उस डेट के बाद 12 मंथ्स के बाद, 1 साल बाद वो ट्रीटी खत्म होगी। मीन्स उस ट्रीटी को अगर आप, कोई भी पार्टी, जापान या ब्रिटेन कहता है कि हमने ख़त्म करनी है, तो उसकी एक्सपायरी जो डेट है वो 1 ईयर है, एक्सपायरी जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, कि जब आप अनाउंस कर देंगे, बता देंगे, तो 1 साल बाद वो जो ट्रीटी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनके इंटरेस्ट परसू हो रहे होते हैं, तो वो रिन्यू करते हैं 1905 में और 1911 में भी, क्योंकि आपको पता है 1904, 1905 में देखें ना इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होती है कि 1904, 1905 में रूसो जापानीज वार होती है रशिया और जापान के दरमियान। तो वो जो आर्टिकल था न्यूट्रलिटी वाला, वो मेंटेन होता है कि जो ब्रिटेन होता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब वो ना रशिया की सपोर्ट करता है ना वो जापान की करता है। और उसका जो रशिया के जो अलाइज थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो रशिया के दोस्त थे, जो जिसके साथ रशिया ने ट्रीटीज की हुई थी, उनको भी इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होने देता। और उसमें क्या होता है, फिर जापान जीत जाता है रशिया के अंदर। तो ये वो ट्रीटी देखें हेल्पफुल साबित होती है और वो रूसो जापानीज वॉर में
जापान जीत जाता है। और इसी तरह 1910 में जो होता है जापान वो कोरिया के ऊपर ऑफिशियली तौर पे उसको अनेक्स कर लेता है और ब्रिटेन उसको लेजिटिमाइज कर देता है, ओके कह देता है कि हाँ इट्स ओके, इट्स राइट। तो क्योंकि उनका ट्रीटी था और जो जापान था उसको इंटरेस्ट थे कोरिया के अंदर, वो उसकी कॉलोनी बना लेता है। हालांकि उसका जो था ना डोमिनेशन या इन्फ्लुएंस वो तो 1890 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1910 में उसने ऑफिशियली उसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल वो ले लिया होता है, क्योंकि उसके पास ब्रिटेन का सपोर्ट होता है तो उसको वो अलाइज में होते हैं। तो इस तरह करके फ्रेंड्स ये सारा जो था वो ट्रीटी थी। और इसका जो 6 आर्टिकल्स है उसमें ये बात भी थी कि अगर के जो ट्रीटी है जब एक्सपायर हो रही है तो उसका 1 साल में मतलब एक्सपायरी होने वाली है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है उसको परसू करते हुए एक कंट्री वॉर में है, ठीक है ना, इंडल्ज है उसके अंदर, इन्वॉल्व है, तो जब तक वो वॉर खत्म नहीं होगी तब तक वो ट्रीटी खत्म हुई नहीं होगी। मीन्स ये तो कह दिया था कि 1 साल बाद खत्म हो जाएगी, अब जब आप नोटिफाई करेंगे आपका दिल नहीं है, लेकिन अभी डेट आ गई है, बट उसी टाइम ड्यूरेशन में आप उस इंटरेस्ट को परसू करते हुए आप वॉर में है, जापान वॉर में है या ब्रिटेन जापान में वॉर में है, तो वो ट्रीटी होगी वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, वो ट्रीटी खत्म नहीं होगी। और जब वो वार खत्म हो जाएगी, पीस मेंटेन हो जाएगा, मतलब एक वो सेटल हो जाएगा, तो तब जाके वो ट्रीटी खत्म होगी। तो इस तरह करके फ्रेंड्स ये उन्होंने जापान और ब्रिटेन ने अपने जो इंटरेस्ट थे उनको प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, इस तरह ट्रीटी बनाई, आर्टिकल्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू कंडीशंस लगाए कि हाँ आप भी बाउंड हो जाए, हम भी बाउंड हो जाते हैं, इस तरह आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि आप देखें ना रशिया का एक्सपेंशन हो रहा था, तो ब्रिटेन को भी थ्रेट आ रहा था कि वो जो है उसकी कॉलोनीज के अंदर ना आ जाए, तो इस तरह उसको जापान की असिस्टेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि जापान उसके साथ पड़ता था रशिया के, तो वो आर्मी भेजना आसान था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन जो कि बहुत ही दूर दूसरी साइड पे है। क्योंकि जो सारे इंटरेस्ट है ये बहुत ही एक्सट्रीम ईस्ट के ऊपर है, ईस्ट एशिया के अंदर है, जिसको वो फार ईस्ट कहते हैं। तो इस तरह करके जापान जो था वो उसके लिए हेल्पफुल था ब्रिटेन के लिए, और ब्रिटेन के लिए हेल्पफुल था जापान, तो दोनों एक दूसरे को जो है वो हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास ट्रीटी ऑफ जापान और ब्रिटेन 1902 या 1902 जापानीज एंग्लो जापानीज अलायंस। और आपको ये सारा समझ आ गया, अगर आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपना कमेंट बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।